मैंने आप लोगों को सर्किल डायग्राम्स के बारे में बेसिक सारे बता दिए थे और सर्किल डायग्राम अब हम अभी तक बना नहीं पाए हैं, ठीक है। कल सब लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्सेस लेके आ जाएं, क्योंकि अगर आपने यहाँ क्लास में बैठ कर सर्किल डायग्राम अगर बना लिया, इसका मतलब आप एग्जाम में भी बड़े आराम से बना लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के और स्पीड कंट्रोल दोनों के मेथड सेम होते हैं। इंडक्शन मोटर में चाहे स्क्विरल केज रोटर हो चाहे स्लिप रिंग रोटर हो, दोनों केस में स्टार्टिंग के और स्पीड कंट्रोल के मेथड सेम होते हैं और वो बेसिकली केवल एक ही चीज पर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे इंडक्शन मोटर के स्टेटर में सप्लाई वोल्टेज कम कर देंगे। तो दो तरह के कंट्रोल है, कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड which is for squirrel cage induction motors। केवल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स के लिए होता है ये वाला तरीका, और इसमें होता है नंबर 1 प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टर, पहले तो डायरेक्ट ऑनलाइन है, DOL, DOL का मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा है प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टर, तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और चौथा है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इतने तरीके हो गए जिससे कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, स्टेटर साइड से कंट्रोल करने के ये वाले सारे तरीके हो गए। इसके अलावा कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड में केवल एक ही तरीका है, और ये वाला तरीका खाली वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसके लिए यूज करा जाता है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एंड दैट इज ओनली वन, और दैट इज रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रियोस्टेट। इन सारे तरीकों के अंदर जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि आपको ये अलग अलग तरीके एम्प्लॉय करने हैं, एक्सेप्टिंग ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन। डायरेक्ट ऑनलाइन तो सीधे सीधे खाली आपने ज्वाइन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। प्राइमरी रियोस्टेट हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, स्टार डेल्टा हो गया। इन तीनों के अंदर आप क्या काम कर रहे हैं, स्टेटर के अंदर जो वोल्टेज दे रहे हैं उस वोल्टेज को कम कर देते हैं। स्टेटर के अंदर जो वोल्टेज दिया जा रहा है, नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज है, वो सीधे सीधे सप्लाई वोल्टेज देने के बजाय उससे कम करके दे रहे हैं, और पर जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप इस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक। अच्छा देखो, रोटर करंट I2 का फॉर्मूला याद है? रोटर करंट I2 का फॉर्मूला क्या है? I2 इक्वल टू SE2 अपॉन Z2 विच इज R2 प्लस SX2 का होल स्क्वायर। R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, दैट्स करेक्ट। R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, इतना है। And I1 is directly dependent upon I2। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि इंडक्शन मोटर में काम कैसे होता है। उसका मैंने इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों को बताया था। इक्विवेलेंट सर्किट क्या था? प्राइमरी रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कोर की रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, इतना था, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देते हैं V1 की वजह से I1, I2, यहां आपको मिलता है V2। उसकी वजह से मिल रहा है आपको यहां पे V2, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। मान लीजिए अभी ट्रांसफार्मर भी वर्क कर रहा है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक बार आपको समझ में आ जाए, फिर
इंडक्शन मोटर समझाना आसान काम पड़ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर आप सप्लाई कहां देते हैं? प्राइमरी साइड में। प्राइमरी साइड में आप जो सप्लाई देते हैं वो क्या होता है? वोल्टेज की करंट? सप्लाई का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। सप्लाई में आपने यहां पे वोल्टेज दी है और उसके बाद में आपने यहां पे लोड लगा दिया। V1, I1, I2, V2 इन सब के अंदर, और यहां पर ये आ गया E1, यहां पे आ गया E2, जो कि इस केस में S इंटू E2 होता है। इसके अंदर क्या आप मेरे को सीक्वेंस बता सकते हैं कि सबसे पहले आपने दिया V1, उसके बाद में कौन सा चीज एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, कौन सी चीज प्रकट हो जाएगी? V1 के बाद I1, सीधा I1 आ जाएगा। E1 इज अ थिंग, E1 पहले आएगा और E1 से पहले क्या आएगा? I0। ठीक, V1 देने के बाद में फ्लो करेगा I0। जैसे ही आप सप्लाई वोल्टेज देंगे, ये सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, ये समझने की चीज है। ये कभी भी आपसे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जना ऐसा पूछने वाला है, अनलेस आप इस केस में PhD कर रहे हैं, तो कोई भी आपको नॉर्मल केस में आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बताओ। लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको पूरा वर्किंग ट्रांसफार्मर की और इंडक्शन मोटर की दोनों की वर्किंग क्लियर हो जाएगी। वो चीज आपने सप्लाई वोल्टेज दिया V1, तो ऐसा नहीं है कि आपने V1 दिया, V1 की वजह से I1 ने फ्लो करना शुरू कर दिया, फिर I2 फ्लो करने लगे, फिर V2 आ गया। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट, मतलब एक स्टेयरकेस की तरह से नहीं है कि पहले यह है, फिर यह है, फिर यह है, फिर यह है। ऐसा नहीं है। V1 की वजह से फ्लो करेगा I0, I0 की वजह से क्या फ्लो करेगा? फ्लक्स। बेसिकली कोर मैग्नेटाइज हो जाती है। कोर मैग्नेटाइज होने के बाद में क्या बनेगा? EMF, विच विल बी E1। तो I0 के बाद में आया E1। जब E1 बन जाएगा और फ्लक्स फ्लो कर ही रहा है और E1 बन चुका है, E1 की वजह से क्या बनेगा? E2, तब बनेगा E2। जब E2 बन जाएगा, E2 बनने के बाद में फिर क्या बनने वाला है? अगर आपने लोड लगा रखा है तो क्या बनेगा? लोड लगा रखा है आप लोगों ने, I2 बोला है ना, तो दैट्स करेक्ट। I2 जब अगर आपने लगा रखा तो ऑफ कोर्स I2 फ्लो करेगा, और I2 जब लोड के अंदर जब फ्लो करेगा तब उसकी वजह से I2 इंटू R2, जो भी रेसिस्टेंस आपने लगा रखी है, I2 नहीं RL या ZL, दैट विल गिव द वैल्यू फॉर V2 वाली चीज। तो E2 की वजह से फ्लो करेगा I2 की वजह से पर बनेगा V2, और जब ये I2 फ्लो करना शुरू कर देगा तो I2 क्या अपने आप फ्लो कर सकता है? I2 से पहले एक चीज रह गई। क्या चीज रह गई? दैट्स करेक्ट, I1 रह गया। जिस टाइम E2 आपने यहां पर दे दिया, यहां पर बन गया और यहां पर लोड आपने लगा रखा है, तो I2 फ्लो करना चाहिए इसके अंदर, लेकिन I2 कहीं से जादू के जोर से यहां पर प्रकट नहीं हो सकता। I2 तभी फ्लो करेगा जब यहां पर क्या फ्लो करेगा? I1। तो जब यहां पर I1 फ्लो करेगा तो उसकी वजह से यहां पर I2 फ्लो करेगा। तो I2 के पहले आएगा I1, E2 के बाद फ्लो करेगा I1, फिर I2, फिर V2। ये है पूरा सीक्वेंस, ये पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि V1 के बाद में बिकॉज I2 इज रिक्वायर्ड। देखो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि क्योंकि ये I1 अपने आप फ्लो नहीं कर रहा, अपने आप खाली I0 फ्लो कर रहा है। I1 क्यों फ्लो कर रहा है? जो इस पूरे डिस्कशन के अंदर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि I1 फ्लो क्यों कर रहा है? बिकॉज लोड रिक्वायर्स I2, लोड को I2 चाहिए, और I2 तब तक नहीं आ सकता जब तक कि इसके अंदर I1 फ्लो नहीं करेगा। देन ओनली इट इज ट्रांसफॉर्म, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीट। एक्चुअली ये वाली चीज भी नहीं होती है, इसके पहले करंट यहां पर भी होता है I2 डैश, याद है ट्रांसफॉर्मर के केस में I2 डैश, वो पूरा केस होता है। उसकी वजह से जो हल्का सा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी वजह से एक्स्ट्रा I2 डैश फ्लो करना शुरू होता है। I2 डैश इज बेसिकली इक्वल टू I2 व्हिच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द प्राइमरी साइड, तब उसकी वजह से I2 इसके अंदर फ्लो करना पड़ता है। दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है। बट बेसिकली हम खाली मेन चीजें लेके चल रहे हैं, तो मेन चीज की वजह से आप ये वाली चीज समझ सकते हैं। तो I2 इज बेसिकली स्लिप डिपेंडेंट। यहां पर पॉइंट हमारा क्या है? I2 इज स्लिप डिपेंडेंट। जितना स्लो होती जाएगी, जितनी इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो स्लो होगी, उतना स्लिप की वैल्यू बढ़ जाएगी।
जितनी स्लिप की वैल्यू बढ़ जाएगी उतना, जैसे मोस्टली x2 की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम होती है, तो डिनोमिनेटर में उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहां पर न्यूमरेटर में अगर आप देख रहे हैं s इंटू E2, तो ऐसे केस में s की वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है उतना I2 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और s की वैल्यू कब बढ़ेगी? s की वैल्यू तब बढ़ेगी जब रोटर स्पीड की जो वैल्यू है NR, s की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब NR की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक। अब पूरा साइकिल एक बार फिर से समझिए क्या होता है। मतलब ये पॉइंट हमारा सारा ये चल रहा है कि ये स्टार्टिंग की हमको जरूरत क्या है, हम ये जो स्टार्टिंग में इतना सारे तरीके एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्यों तरीके एम्प्लॉय करने की जरूरत हमको क्या है। इंडक्शन मोटर, इसका रीजन इसके लिए ये है कि इंडक्शन मोटर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग के टाइम पर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हैवी होती है, और वो क्यों होती है? क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पर जो I2 which is required is basically dependent upon S into E2। जब नॉर्मल केस में जिस टाइम रन कर रहा है उस टाइम स्लिप की वैल्यू नॉर्मल केस में कितनी होती है? नॉर्मल केस में जिस टाइम फुल लोड रनिंग जिस टाइम चल रही होती है, नॉर्मल केस में जब रन कर रही होती है तो स्लिप की वैल्यू करीब कितनी चल रही होती है? 1 कहां से होगी? स्लिप की नॉर्मल केस है रनिंग में, नॉर्मल रनिंग में 0.04, 4%, 3%, 4%, 5%, 0.03, 0.04, 0.05, वेरी स्मॉल। स्लिप की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, याद नहीं है? भूल गए? ये जो डायग्राम बनाया था ये, और इसमें था कि जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है दैट इज इन दिस एरिया क्लोज टू 0, स्लिप की वैल्यू एकदम क्लोज 0 के बराबर होती है, स्लिप की वैल्यू यहां पर होती है 1 और यहां पर होती है 0, तो बिल्कुल 0 के रेंज में ऑपरेट कर रही होती है। मतलब वो बिल्कुल ऐसा इतना होता है कि अगर आप लोड वोड हटा दिए तो स्लिप को आप नॉर्मल केस में 0 ही मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन अगर आप लेके चल रहे हैं तो स्लिप की वैल्यू कैन बी सेफली अज्यूम टू बी इक्वल टू 0। तो इसलिए स्लिप की वैल्यू नॉर्मल केस में इतनी कम होती है कि करंट की वैल्यू भी इस केस में बहुत कम हो रही है। E2 इज बेसिकली द सेम, E2 रिमेन्स द सेम। E1 जितना यहां पर बन के आ रहा है उसके हिसाब से E2 जितना बन के आ रहा है डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, यानी कि रोटर टर्न्स और स्टेटर टर्न्स के अंदर डिपेंड कर रहा है। तो E2 की वैल्यू दैट इज मोर और लेस कांस्टेंट, लेकिन करंट की जो वैल्यू दैट इज डिपेंडेंट अपॉन S into E2। S की वैल्यू क्योंकि बहुत कम होती है इसलिए रनिंग करंट I2 की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में S इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ऑलमोस्ट क्या पूरी है ही 1 के बराबर होती है। स्टार्टिंग के टाइम में NR की वैल्यू 0 है तो स्लिप की वैल्यू पूरी 1 है। यहां पॉइंट पर यहां पर NR की वैल्यू 0 है और स्लिप की वैल्यू 1 है। इसीलिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इंडक्शन मोटर्स कंज्यूम अ वेरी हैवी स्टार्टिंग करंट। इंडक्शन मोटर शुरुआत में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करंट लेती हैं, और स्टार्टिंग करंट नॉर्मली कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग अगर आप देख रहे हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना होने वाला। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में स्टार्टर जो है, स्टार्टर के जो डिस्क्रिप्शन है और वो जितनी ड्राइंग वगैरह है स्केचेस वो सब आप होम असाइनमेंट के अंदर खरीद लेंगे। वो सब चीज़ें ड्राइंग की चीज़ें हैं, वो सब आपको ड्राइंग में बता दी जाएंगी और आप अपने होम असाइनमेंट में भी कर लेंगे। मैं आपको जितना प्रिंसिपल जितना समझने की चीज़ें वो सब चीज़ें आपको समझाता हूँ। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग बेसिकली वो वाला केस है जब आपने एक तरह से आपने कोई भी स्टार्टर यूज नहीं कर रखा है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर बेसिकली वो वाला होता है कि खाली उसके अंदर एक प्रोडक्टिव रिले लगी हुई है, जो अगर किसी वजह से सिंगल फेजिंग अगर हो जाती है तो उसकी वजह से वो तीनों फेज की सप्लाई काट देगा और बंद हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्टर्स लगे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स इवन क्यों इंड्यूस हो रहा है? इवन इंड्यूस क्यों हो रहा है? इवन इंड्यूस हो रहा है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और फैराडेज लॉज क्यों फॉलो हो रही है? क्योंकि फ्लक्स इज वेरिएंट। पॉइंट क्या है कि अगर आपने यहां पर V1 जो सप्लाई थी वो अगर डीसी दे रखा होता तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा होता I0 दैट वुड हैव बीन डीसी। जनरेटर नहीं बेटा, ट्रांसफॉर्मर है ये, जनरेटर नहीं है। जनरेटर अलग चीज हो जाती है, जनरेटर या ऑल्टरनेटर अलग चीज हो जाती है। दिस इज ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर E1 इज ऑलमोस्ट लाइक द बैक ईएमएफ। क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करेगा, करंट की वजह से फ्लक्स फ्लो करेगा। जब फ्लक्स फ्लो करेगा तो फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका ईएमएफ इक्वेशन याद है? E1 की वैल्यू क्या थी? E1 इज इक्वल टू 4.44 F phi
FIT, FIM, वोल्ट्स, इतना वोल्ट्स ये है। सो यू सी E1 इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्लक्स फाई। जब फ्लक्स फाई फ्लो कर रहा है तभी उसकी वजह से E1 बन के निकल रहा है, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। तो पहले फ्लक्स फ्लो करेगा, उसकी वजह से EMF बन के निकलने वाला है। अच्छा, तो अब यहां पे हमारी प्रॉब्लम ये चल रही थी कि इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में हैवी ड्यूटी करंट फ्लो क्यों करती है और कितना करती है, वो वाली चीज देखिए। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग बेसिकली ऐसी है कि आपने नॉर्मल केस में इंडक्शन मोटर के अंदर पूरी सप्लाई लगा करके सीधे स्विच चालू कर दिया है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वाली चीज क्लास में समझ जाते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, और ये इससे आपका बहुत सारा कोर्स कवर हो रहा है। स्टार्टिंग अगर पूरी समझ गए तो पूरी स्पीड कंट्रोल भी समझ आ गया, क्योंकि स्पीड कंट्रोल और स्टार्टिंग दोनों एक ही चीज होती हैं। यही वो तरीके हैं जिस तरीके से आप स्पीड कंट्रोल भी करते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर से ही उसकी स्पीड कंट्रोल करेंगे आप। जब लैब के अंदर जब करा है, लैब के अंदर प्रैक्टिकल कोई स्पीड कंट्रोल वाला कुछ नहीं करा, इंडक्शन मोटर स्टार्ट करी थी, ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद स्पीड अगर कम ज्यादा करनी होती है, स्लिप मेजरमेंट अगर करना होता है, स्पीड कंट्रोल कम ज्यादा ऑटो ट्रांसफार्मर से ही करते हैं, रोटर रिस्टार्ट से ही करते हैं। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी उसके अंदर रोटर रिस्टार्ट कम ज्यादा करके ही आप उसकी स्पीड वेरी करने वाले हैं, वो तरीका। इसलिए इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, और ये दोनों टॉपिक खत्म होते ही यूनिट 2 मोस्टली खत्म हो गया, खाली कुछ 4-5 ग्राफ रह जाएंगे, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए सारी चीजें। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, देखो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इक्की दुक्की चीजें बता देना चाहता हूं। फुल लोड करंट, फुल लोड टॉर्क, यानी कि IFL, TFL, IST, TST, फुल लोड स्टार्टिंग, और दैट्स ऑल। हाँ, और ISC शॉर्ट सर्किट करना, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि इन सबके अंदर डिफरेंस क्या है। IFL और TFL, फुल लोड करंट, फुल लोड टॉर्क का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को? फुल लोड करंट और फुल लोड टॉर्क का मतलब क्या है? कैसा भी गलत सलत कैसा भी दिमाग में जवाब आ रहा हो, एनी आइडिया? क्या चीज? फुल लोड करेक्ट, दैट्स ऑल, बस खाली इतनी चीज है, बिल्कुल सही चीज। फुल लोड पर अगर रन कर रही है इंडक्शन मोटर, जो आप चला रहे हैं वो जितने लोड के लिए डिजाइंड है, फुल लोड का मतलब ब्लॉक लोडर नहीं, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से आपने पूरा लोड उसमें डाल कर रख दिया, वो चीज नहीं है। जितने मैक्सिमम पॉसिबल लोड के लिए इंडक्शन मोटर डिजाइंड है, उतने लोड पर आप इंडक्शन मोटर को रन कर रहे हैं। उतने लोड पर जिस टाइम रन कर रही है उस टाइम वो कितना करंट ले रही है और उस टाइम कितनी टॉर्क मिल रही है, दैट इज बेसिकली IFL और TFL। फुल लोड पर करंट कितनी जा रही है, फुल लोड पर टॉर्क कितनी मिल रही है, दैट इज IFL TFL। IST TST क्लियर है सब लोगों को? स्टार्टिंग के टाइम पर, जिस टाइम आपने इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर रखा है, उस टाइम उसने कितनी करंट ली और स्टार्टिंग के टाइम पर टॉर्क कितनी आपको मिली। अगर आपको ये वाली चीजें क्लियर ना हो तो आप वो डायग्राम याद कर सकते हैं जिसमें आपको ये वाला ये था। बाय द वे, TFL इज डिफरेंट फ्रॉम Tmax। Tmax क्या है? Tmax या TBD? ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है किसी भी इंडक्शन मोटर में, आप उसकी स्पीड कम ज्यादा करते जाइए, कम करिए ज्यादा करिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आएगी जिस पर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी, दैट इज द वैल्यू फॉर TBD और Tmax, मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेकडाउन टॉर्क, ठीक। वो मैक्सिमम पॉसिबल होगी, उसकी कंडीशन क्या होती है? R2 इक्वल टू SX2, R2 इक्वल टू SX2 किस स्लिप पर आने वाली है? R2 X2 वो तब होगा जब स्टार्टिंग के टाइम पर, स्टार्टिंग मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, मैक्सिमम स्टार्टिंग का अगर आपको देखनी है तब उसकी कंडीशन होगी R2 इक्वल टू X2। लेकिन नॉर्मल रनिंग केस में आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाली है किसी भी स्लिप पर, वो किस स्लिप पर मिलने वाली है, दैट इज बेसिकली R2 इक्वल टू SX2, ये वाली चीज होती है। तो TBD और Tmax ये मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल केस में जो इंडक्शन मोटर की रनिंग होती है वो इस एरिया में होती है, इस रेंज में, नीचे नहीं, इस रेंज में होती है। एक किसी पर्टिकुलर स्लिप पे, ये स्लिप की वैल्यू है से 0.04,
इस पॉइंट पर आपको ये जो टॉर्क मिल रही है, दिस टॉर्क इज, ये वो वाली टॉर्क है जो नॉर्मल केस में रनिंग के टाइम पर मिल रही है, टी आर, रनिंग टॉर्क टी आर। जब आपने इंडक्शन मोटर के ऊपर फुल लोड डाल दिया, उस टाइम स्लिप की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी। ये जो आपको वैल्यू मिलेगी, दिस इज बेसिकली TFL। उतना लोड आपने इंडक्शन मोटर पर डाल रखा है जितने लोड के लिए वो डिजाइंड है। मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉकेट है, ये सॉकेट कितने एम्पियर का होता है? 5 एम्पियर का। तो इसमें मैक्सिमम आपको 5 एम्पियर करंट ही लेनी होती है। ये वाली बात दूसरी है कि आप इसमें एक 3 पिन प्लग लगाते हैं, उसमें 2-3 3 पिन प्लग और लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में आपने टेप रिकॉर्डर लगा दिया, उसके साथ में और बाकी अपने वो बिजली के टेबल लैंप। तो एक ही सॉकेट में से 5 एम्पियर के बजाय 8, 9, 10 एम्पियर जितना खींच सकते हैं उतना खींच लेते हैं। गीजर, हीटर जो भी लगाना वो सब भी इसके अंदर लगा देते हैं। बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज डिजाइन फॉर। इसका मतलब ये हो रहा है इतना ज्यादा आपने अगर खींच रखा है, इसका मतलब उसके अंदर ओवरलोडिंग हो रही है, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग अगर ना करें इंडक्शन मोटर के ऊपर, नॉर्मल आपने मैक्सिमम पॉसिबल लोड डाल रखा है जिसपे एफिशिएंटली रन कर लेगी, दैट इज नोन एज फुल लोड। तो वो उस टाइम पर आपको जितनी टॉर्क मिल रही है, दैट इज टी फुल लोड। उस टाइम जितनी करंट ले रही है, दैट इज फुल लोड करंट। स्टार्टिंग के टाइम पर ये जो आपको टॉर्क मिली, दिस इज बेसिकली स्टार्टिंग टॉर्क, TST। और स्टार्टिंग के टाइम पर उसने जितना करंट लिया, दैट इज IST। ये IST की जो वैल्यू होती है, दैट इज नॉर्मली IST इज इक्वल टू 5 to 7 और 8 टाइम्स। इसका मतलब 8 टाइम्स IFL। इसका मतलब ये हो गया कि 8 into IFL होती है। तो अगर एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर है जिसकी फुल लोड करंट, अगर आपने पूरा लोड उस पर डाल रखा है और वो उसकी फुल लोड करंट की वैल्यू अगर 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर्स, तो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 एम्पियर। ये प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, इट एक्सीड्स सर्टेन वैल्यूज। मतलब 10 एम्पियर की जगह 80 एम्पियर वो स्टार्टिंग करंट पे एक झटका आता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे DOL का, डायरेक्ट ऑनलाइन इंडक्शन मोटर स्टार्ट करना बड़ा आसान काम है। जो DC मशीन आपने स्टार्ट करी थी पिछली बार, DC जनरेटर्स वगैरह, DC जनरेटर स्टार्ट करे होंगे पिछले सेमेस्टर में, खाली एक बटन दबाते खट से चालू हो जाती है, जनरेटर मूव करना शुरू कर देता है। तो वो जो कपल्ड है, वो आपके सीनियर्स ने ही करा हुआ ये वाला काम। आपके जो सीनियर बैचेस थे उन लोगों ने ये वाला काम करा था कि इंडक्शन मोटर जो थी वो पुरानी निकाली, उसको लेकर करके इस जनरेटर के साथ में कपल करके लगा दिया था। पहले जनरेटर के साथ में कोई कपलिंग डायरेक्टली इसकी नहीं थी, 3 इंडक्शन मोटर की नहीं थी। पहले इसकी जो कपलिंग कर रखी थी प्राइम मूवर की तरह, प्राइम मूवर चाहिए होता है। प्राइम मूवर कितने लोगों को याद है? प्राइम मूवर क्या होता है? प्राइम मूवर, चलो काफी लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। प्राइम मूवर का पर्पस खाली क्या होता है? DC जनरेटर के रोटर को घुमाना। तो वो जो प्राइम मूवर होता है, वो प्राइम मूवर की तरह से लैब में जो लगा रखा था DC सीरीज और कंपाउंड जनरेटर्स के लिए, प्राइम मूवर्स भी DC मोटर्स लगा रखी थी। तो ये वाली चीज बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पहले सप्लाई ऑन करी, 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई से 3 फेज रेक्टिफायर ऑन किया, 3 फेज रेक्टिफायर से DC मिलनी शुरू की, फिर DC को कन्वर्ट करा, DC मोटर में दिया। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। DC रेक्टिफायर में बहुत सारी बिजली बर्बाद होती थी। इसलिए हंसर ने ये वाली चीज डिजाइन करी कि ये काम करते हैं कि जितनी मोटर्स हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो रखी हुई हैं, उनके अंदर अगर इतनी लोड कैरिंग कैपेसिटी है तो उनको कपल कर दिया जाए प्राइम मूवर की तरह से DC जनरेटर्स के साथ में। तो वो DC जनरेटर्स के साथ में इंडक्शन मोटर्स कपल्ड है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। और 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन, छोटी सी इंडक्शन मोटर है, इसलिए छोटा सा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगा रखा है। तो उसमें आप देखिएगा जिस टाइम आप उसको ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करते समय जैसे ग्रीन बटन दबाएंगे उसको स्टार्ट करने वाला, आप उसके साथ में जो एमीटर कनेक्टेड है उसके पैनल पे एमीटर चेक करिएगा, तो वो एक झटका मारता है बहुत हाई, एक्सट्रीमली, बिल्कुल लिमिट तक, जहां तक पहुंच सकता है वहां तक पहुंच जाएगा। अगर नॉर्मल करंट उसकी 3 एम्पियर 4 एम्पियर जाती है तो दैट गोज अप टू ऑलमोस्ट 20 एम्पियर 25 एम्पियर तक एक झटका मारता है, फिर एकदम से कम होने शुरू हो जाती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम हो जाती है, क्योंकि छोटी मोटर है इसलिए बड़ी जल्दी से स्टार्टअप हो जाती है, इसकी इनर्शिया बहुत कम है, जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। तो एक झटका मारता है और फिर सुई, मतलब यूं झटका मारेगा और फिर यूं सुई कम होने जाती है, बड़ी जल्दी से काम हो जाता है। लेकिन अगर ये बड़ी मोटर अगर आप ले रहे हैं और बड़ी मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो जल नहीं पाएगी, वो जला देगा, MCB वगैरह ट्रिप कर जाएंगी। लेकिन अगर आप कुछ रेजिस्टेंस लगा करके भी अगर कर रहे हैं तो भी आप देखेंगे वो करंट धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, रोटर धीरे धीरे स्टार्ट होता है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसका करंट जो है धीरे धीरे कम होता है। तो IST की जो वैल्यू दैट इज 8 टाइम्स IFL, ये हमारे सामने सारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप ये वाला काम करना चाहते हैं। और ISC क्या है? दैट इज बेसिकली द शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब क्या है? ब्लॉक रोटर,
जिस टाइम आपने स्विच ऑन करा है, स्टैंड स्टिल कंडीशन क्या होती है? स्टैंड स्टिल कंडीशन स्टार्टिंग के टाइम पर, स्टैंड स्टिल कंडीशन वो होती है जिस टाइम स्लिप की वैल्यू 1 है। स्लिप की वैल्यू 1 कब होती है? स्टार्टिंग के टाइम। तो जिस टाइम आपने स्विच ऑन करा है, बिल्कुल स्विच ऑन कर दिया है और रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है, उस टाइम बेसिकली कौन सी कंडीशन है? ब्लॉक रोटर कंडीशन। वो ब्लॉक रोटर कंडीशन है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लॉक रोटर कंडीशन हो जाती है। तो उस टाइम जो करंट ड्रॉ हो रही है दैट इज बेसिकली आईएससी। उसका मतलब आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट, वो ये वाली चीज आती है। ठीक है, तो ये इतना हैवी ये वाला करंट जो ड्रॉ करता है, उससे बचने के लिए आप अलग अलग तरीके एम्प्लॉय करते हैं। वोल्टेज कम कर देंगे अगर, तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है। ऑफ कोर्स करंट की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो टॉर्क की वैल्यू भी कम हो जाती है, एंड देन यू ऑप्टिमाइज, उसके बीच में ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके जितने डेरिवेशंस वगैरह हैं वो सारी चीजें नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट कर देंगे। कल की डेट में सब लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स जरूर ले आइए, जिससे कि आप लोग यहां पर करके वो बना सकें। थैंक यू।